राम राम खणिगंबा सारियानु। स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अगर आप एग्रीकल्चर को एज ए कैरियर आप चूज करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब देखने को मिलेगी हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर। आप अगर 12th एग्रीकल्चर से करते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब देखने को मिलेगी, कौन कौन सी जॉब में आप जो है रिक्रूट हो सकते हो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से करते हो तो आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप एमएससी कर लेते हो एग्रीकल्चर में तो फिर आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। और फाइनली जो हमारी सबसे जो हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री है जिसको हम बोलते हैं पीएचडी, अगर आप डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी करते हो तो आपको कौन कौन सी जॉब देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि राजस्थान में हमारे 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर कौन कौन सी जॉब हमें देखने को मिलती है, आप जिसमें किस प्रकार से सिलेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा सभी जॉब के अंदर हम ये भी समझेंगे क्या क्या सैलरी होती है। उसके अलावा क्या अदर स्टेट से कोई दूसरा जो हमारा कैंडिडेट है अदर स्टेट में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप 12th एग्रीकल्चर से करते हो तो आप कौन सी जॉब में सिलेक्ट हो सकते हो। देखो हम सब लोग जानते हैं कि 12th के बाद में हमारे जो भी एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो हमारा गांव होता है, गांव के अंदर हमारी ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत में कौन होता है, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कृषि पर्यवेक्षक भी बोल देते हैं। ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो अगर हम कोई भी गांव में बात करते हैं, गवर्नमेंट हमारी एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी पॉलिसी लेके आता है या फिर किसी भी प्रकार का सीड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या उनको एक गांव का डेटे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो हमारा प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और जॉब लोकेशन मेनली कहाँ पे होती है, ग्राम पंचायत। अगर हम बात करें एक ग्राम पंचायत में एक हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं गांव वाले, सुपरवाइजर साहब। क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर साहब। अगर अपन पहले की लैंग्वेज में बात करें तो कुछ लोग पहले वाले जो हमारी पहले की पीढ़ी है उनको ग्राम सेवक भी बोल देती है। क्या बोल देती है, ग्राम सेवक। बट जो नेम है उसका, वो नेम क्या होगा, उसका सही नाम है उसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है। अब इसके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, इसका पैटर्न क्या होता है, उसको चलो समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम है हमारा वो RSMSSB जो बोर्ड है हमारा, जिसको कि हम अधीनस्थ बोर्ड भी बोलते हैं, वो इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे, जहां पे हमारा रारी जो राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुरा, वहीं पे हमारा अधीनस्थ बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है। वहां से इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। जो हमारा एग्जाम है उसका मोड क्या होगा, उसका मोड होता है बिल्कुल ऑफलाइन मोड होता है बेटा। ओएमआर बेस्ड होती है एग्जामिनेशन। जो ओएमआर मिलती है उसमें हमें फिल करना होता है जो भी हमारा आंसर है। कितना ड्यूरेशन होगा हमारे एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन 2 घंटे में होगा। 100 हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलती है और 100 ही मार्क्स का ये पेपर होता है हमारा, ठीक है। अब क्या क्या आता है हमारे पेपर में, देखो 3 चीज आती है। एक आता है हमारा जीके, एक आता है हमारी हिंदी आती है, और फिर आती है हमारी एग्रीकल्चर। जीके के कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन हमें किसके देखने को मिलेंगे, जीके। जिसमें आपकी हिस्ट्री भी होगी, आपका कल्चर भी होगा हमारे राजस्थान का। हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान इज वेल नोन फॉर इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री। उसके अलावा जो हमारी ज्योग्राफी है उससे हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, 15 क्वेश्चन हमें हिंदी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसी में जो एग्रीकल्चर है उसको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक क्रॉप साइंस या फिर हम बोल सकते हैं एग्रोनॉमी। 20 क्वेश्चन हमें एग्रोनॉमी के देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन हमें एनिमल हस्बेंड्री का देखने को मिलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लाइव स्टॉक के देखने को मिलते हैं, और 20 क्वेश्चन हमें हॉर्टिकल्चर के देखने को मिलते हैं। और ये जो कंप्लीट जो भी है, क्योंकि 12th बेस्ड है, कौन सी है, 12th बेस्ड है, तो जो क्वेश्चन भी है उसी लेवल के आते हैं हमारे। और जो कि 11th-12th में जो भी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक पढ़ते हैं वही हमें सिलेबस में देखने को मिलते हैं। कंप्लीट जो हमारा जैसे जेट का जो सिलेबस होता है ना, जिसके थ्रू हमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है हमारी 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वही सेम सिलेबस होता है ऑलमोस्ट। बस इसके अंदर जीके और हमारा हिंदी और ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप मान लो सिलेक्ट हो जाते हो कल को सुपरवाइजर, तो आपका प्रमोशन कैसे होगा, और क्या मेन बात, कितना पैसा मिलेगा, क्या उतना पैसा मिलेगा या नहीं कि आप उड़ा सकते हो, आप खर्च कर सकते हो। तो इसको जान लेते हैं। देखो हमारे राजस्थान में एक नियम होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होता है तो वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखते हैं। प्रोबेशन पे मतलब उस टाइम पे, मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि हम आपको 2 साल के लिए देखेंगे
कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप अच्छे से काम करोगे या नहीं। वो आपकी गतिविधियों को नोट डाउन करेंगे कि आप कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे हो। अगर आप उस 2 साल में लापरवाही करते हो तो आपको वो जॉब से निकाल भी सकते हैं। ये बकायदा लिखा हुआ होता है। हमारा जो भी हमारे पास लेटर आता है ना, जिस दिन जॉब आपकी सिलेक्ट होती है, उसमें लिखा हुआ आता है ये कि अगर आप 2 साल में कुछ भी गतिविधियों में आप पाए जाते हो तो आपको वो बाहर कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 साल के लिए आपको सैलरी क्या मिलेगी? 2 साल के लिए इसमें हमें सैलरी मिलती है मात्र 13,460 रुपए। बेटा कितने? केवल 13,460 रुपए मिलेंगे आपको 2 साल के लिए, क्योंकि जो पे ग्रेड होता है हमारे सुपरवाइजर का वो होता है 2400। 2400 हमारा ग्रेड पे होता है, 2400 ग्रेड पे हो गया। और जो हमारा बेसिक पे रेंज बेटा वो होती है कि किस रेंज में जो है हमारा बेसिक सैलरी। देखो सैलरी 3 चीजों में डिवाइड होती है हमारी, कोई भी सैलरी होती है ना। एक होता है उसका बेसिक पे, एक होता है उसका बेसिक पे, सेकंड होता है हमारा उस पे हमें मिलता है डीए। डीए जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। मतलब महंगाई भत्ता, जैसे हमारा 7th पे कमीशन अभी चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो जब 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था तो वो महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता है, जो कि अभी आज की अगर हम बात करें ना, आज 20 मई को हम ये वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 मई 2025 को, तो वो अभी 55% है। तो 55% क्या मिलेगा हमें? डीए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। बेटा आप घूमोगे भी ना, कल को बाइक ले लिया आपने, गाड़ी ले ली, तो उसके लिए गवर्नमेंट देती है कि थोड़ा ट्रेवलिंग अलाउंस। कल को आप खेतों में भी जाओगे, किसानों से मिलोगे, तो आपका पेट्रोल तो खर्च होगा, आपको गाड़ी तो नहीं मिलेगी ना सरकार की तरफ से, तो उसके लिए ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो डीए होता है हमारा, उस पे भी जो हमारा टीए होता है ना, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, उस पे भी हमें डीए मिलता है फिर। तो ऐसे करके जो है हमारा एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, एचआरए मिलता है जो कि 2 कैटेगरी में होता है हमारे राजस्थान में, या तो 9% या फिर 18%। 2 कैटेगरी में हमारी सिटीज को डिवाइड कर रखा है। मेनली अगर हम गाँवों की बात करें, क्योंकि जो सुपरवाइजर की जो जॉब लोकेशन है वो हमारी ग्राम पंचायत होती है, वहां पे मेनली हमारा 9% हमें क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा। ठीक है। जो भी ये 9% किसका होगा? ये हमारे बेसिक पे का होगा। ये 55% क्या होगा? बेसिक पे का होगा। अगर हमारे 20,000, जैसे इसमें बेसिक पे रेंज क्या स्टार्ट होती है? 20,800 से स्टार्ट होती है। तो 20,800 क्या हो गया मेरा? 20,800 हो गया मेरा बेसिक पे। अब इस 20,800 से मेरी सैलरी स्टार्ट होगी 2 साल बाद, जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 20,800 का क्या निकालेंगे हम? इसका 55% निकालेंगे। फिर जो टीए होता है वो फिक्स अमाउंट होता है। फिर उसके बाद में जो है इसका जो एचआर है, इसका 9% भी हम निकालेंगे, कितना अमाउंट होगा। ऐसे करके 2 साल बाद में ऑन एंड एवरेज जो है हमारी सैलरी बनती है सुपरवाइजर की अराउंड 30,000, 30 से 31,000 रुपए जो है वो बनती है हमारी ग्रोस सैलरी। अब उसमें भी क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, जैसे जिसके अंदर आपका पैसा कटता है और लास्ट में मिलता है, एक आरजीएस हमारी स्कीम होती है, उसके लिए भी हमें पैसा कट करवाना होता है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट करता है आपका। जैसे कि प्रोबेशन के टाइम पे जो है वो 1400 रुपए जो है वो कुछ ऐसे कुछ करते हैं, और 2800 रुपए जो वो बाद में करते हैं, वो भी अलग अलग जो ग्रेड पे होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। ठीक है। तो ऑन एंड अराउंड हम बोल सकते हैं 2 साल बाद में आपकी सैलरी हो जाएगी 27-28 हजार आपको हाथ में मिलेंगे 2 साल बाद में। कितने? 27-28 हजार रुपए। तो ये तो बात हो गई सैलरी की, पैसे की। अब प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप सुपरवाइजर बन के जिस दिन आप रिटायरमेंट होगे तो आप लास्ट कहाँ तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रमोशन होता है वो काम के बेसिस पे नहीं होता बेटा। जैसे प्राइवेट जॉब में तो क्या होता है, हमारा जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा जल्दी टॉप पे पहुंचेगा। पर सरकारी तंत्र तो कैसा चलता है? रैंक रैंक के चलता है। उसमें तो उम्र के हिसाब से आपको आता है नहीं आता, आपने उम्र भर काम किया या नहीं किया, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है कि जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये बना दिया जाता है कि आप कितने नंबर पे आ रहे हो सुपरवाइजर में, उसी प्रकार से प्रमोशन होता है हमारा। ठीक है। तो प्रमोशन क्या होगा? आप सुपरवाइजर से बन सकते हो क्या? सीनियर सुपरवाइजर। ये अभी स्टार्ट किया है गवर्नमेंट में। अगर आप 5 साल सर्विस करते हो एज ए सुपरवाइजर, उसके बाद आप सीनियर सुपरवाइजर बन जाओगे, जिनको कि वरिष्ठ जो है कृषि पर्यवेक्षक के नाम से जो है नाम दिया गया है। वो सिर्फ उसके अंदर आपका पे ग्रेड जो ग्रेड पे होगा ना, वो 2400 से कितना हो जाएगा? 2400 से हो जाएगा हमारा 3600। 3600 ग्रेड पे हो जाएगा। और फिर 3600 ग्रेड पे की जो बेसिक होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है। उसके बाद आप बन सकते हो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि हम जानते हैं जिसके लिए क्या होती है हमारी, वो भी आप तब बन पाओगे अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है और फिर आप सुपरवाइजर बने हो। अगर आप केवल 12th लेवल पे आप बन गए तो आप सीनियर सुपरवाइजर तक ही रह पाओगे। आप जो है डब्ल्यू नहीं बन पाओगे, क्योंकि डब्ल्यू के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीएससी एग्रीकल्चर। तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है और उसके बाद में अगर आप सुपरवाइजर बने हो तभी आप क्या कर पाओगे? डब्ल्यू बन पाओगे। और अगर कोई बहुत कम उम्र में लग गया, मान लो 18 साल का ही सुपरवाइजर बन गया,
या फिर हम बोलते हैं कि बीएससी करते ही बन गया, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कि 23 साल की उम्र में जो है सुपरवाइजर बन गया, वो लास्ट पहुंच सकता है एओ तक, लास्ट, वो भी बहुत कम चांस। लास्ट में से रिटायरमेंट का टाइम होगा ना, तो इसे मान लो कि 6 महीने या 1 साल के लिए वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है, एओ बन सकता है, ठीक है। जब एओ बन जाएगा तो एओ के बेसिक के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी। तो ये हमने बात कर ली प्रमोशन की, ठीक है। एक और मैं चीज बता दूं, अगर आपके 12th में एग्रीकल्चर है तभी आप इस जॉब में एलिजिबल हो। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो, तो आप इसको जो है 12th करने के बाद नहीं दे सकते। मतलब इसको केवल जिसने एग्रीकल्चर से 12th की है वो ही जो है इसके अंदर एलिजिबल होता है, ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तब जाके आप एलिजिबल होते हो। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है और फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर लिया तो भी आप सुपरवाइजर के लिए क्या हो बेटा, एलिजिबल हो, ठीक है। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि सुपरवाइजर अगर आप बनोगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आपका प्रमोशन होगा। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे, अगर आप मान लो आपने जेट एग्जाम क्लियर कर लिया या आईसीआर का सीयूटी एग्जाम जो है वो आपने क्लियर कर लिया, अब अगर आप कल को बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो फिर आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी, अब उसकी बात करते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि प्रमोशन, सुपरवाइजर से प्रमोशन होके क्या बन रहा है, सीनियर सुपरवाइजर, और वो क्या बन रहा है, डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। क्या होता है हमारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर? अगर हम बात करें, असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वो आमतौर पर 4 से 5 ग्राम पंचायत में एक उनका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है। मतलब इनके अंडर में 4 से 5 सुपरवाइजर होते हैं हमारे। 4 से 5 जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो किसके अंडर में होंगे, हमारे डब्ल्यू के अंडर में होंगे। तो इनका काम है एक तो जो भी सुपरवाइजर्स है उनकी मॉनिटरिंग करना, और जो भी एओ है इनके ऊपर क्या होगा, डब्ल्यू के ऊपर एओ। तो एओ जो भी काम बताएंगे इनको, जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा, गवर्नमेंट की स्कीम होगी जिसको हमें क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, तो वो सब कुछ काम किसका है, मॉनिटर करना डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिपोर्ट करता है, एओ को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इनकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब लोकेशन हम बोल सकते हैं कि जैसे पंचायत समिति लेवल पे हो गया हमारा डब्ल्यू। पंचायत समिति समझते हैं ना, बहुत सारी जो है ना, कुछ ग्राम पंचायत मिलके हमारी क्या बनती है, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति लेवल पे हमारा एक डब्ल्यू हो जाता है। और इसी प्रकार से जो है हम बोल सकते हैं जो हमारे ब्लॉक के अंदर है 4 से 5 जो है वो डब्ल्यू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर की इसकी एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाता है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन है वो हमें हमारी कौन कंडक्ट कराता है, वो कंडक्ट कराती है आरपीएससी। आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अजमेर में है, वो इसके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा, एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। वही ऑफलाइन होगा हमारा, ओएमआर बेस्ड होगा। आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम देंगे आपको, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम देंगे। 150 जो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और 150 मार्क्स के होते हैं। पहले क्या होता था, पहले पैटर्न थोड़ा अलग था हमारा। 120 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते थे और 30 क्वेश्चन जीके के आते थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इस बार, किसने, आरपीएससी ने। अब आरपीएससी बोल रहा है आपको कि आपको जीके के जो क्वेश्चन है वो 40 आपको सोल्व करने होंगे, और एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर आएगी बेटा, कंप्लीट एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 110 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आपका सही होता है तो आपको मिलेगा 1 नंबर। अगर आप गलत कर देते हो तो उसमें होगा बेटा -1/3। नेगेटिव मार्किंग सुपरवाइजर में भी 1/3 ही थी, और जो हमारा जितने भी जॉब्स है ना सब में -1/3 ही नेगेटिव मार्किंग होगी, एग्रीकल्चर की जो भी है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका डिडक्शन होगा -1/3। मतलब हम बोल सकते हैं 0.33 जो है मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो। क्लियर। जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसके अंदर मोस्टली जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बीएससी एग्रीकल्चर में, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो सॉइल साइंस हो, एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, हमारी फिजियोलॉजी हो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, और भी जो हमारी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट हमें पढ़नी होती है। वो कंप्लीट सिलेबस दिया होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rpsc.in, आप इसको सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट जो है डब्ल्यू का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं बेटा काम की बात। कितना रोकड़ा मिलेगा, मतलब दाम कितना मिलेगा। इधर इधर जो हमारी डब्ल्यू है वो है हमारी ग्रेड पे कितनी है, डब्ल्यू की ग्रेड पे है बेटा 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है। तो गुरुजी 4200 ग्रेड पे है
तो कितना पैसा मिलेगा इसके अंदर? बोले कब? बोले 2 साल के लिए। आपने बताया ना अभी कि प्रोबेशन के अंदर तो हमें क्या मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। बेटा आपको 2 साल के लिए केवल मिलेगा आपको 26,500 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? केवल 26,500 रुपए मिलेंगे आपको ड्यूरिंग प्रोबेशन। ठीक है गुरुजी, तो इसकी पे रेंज क्या होती है? 4200 जो पे ग्रेड होती है उसमें पे रेंज होती है हमारी 37,800 से लेके 1,19,700। मतलब गुरुजी लास्ट में 1,19,000 रुपए तक मिल सकते हैं? नहीं, ये तो बेसिक पे होगा। अगर आप रिटायरमेंट तक आप इसी सेम ग्रेड पे रहते हो तो आपको लास्ट में जब रिटायरमेंट होगी आपकी तो 1,19,000 आपकी बेसिक हो सकती है। तो उस पर डीए कितना होगा, फिर टीए कितना होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, तो बोले गुरुजी पहली सैलरी कितनी मिलेगी? जब 2 साल में नौकरी कर लूंगा, मैं डब्ल्यूओ बन गया, मैंने 2 साल तो 26,500 रुपए लेकर काम चला लिया। उसके बाद गुरुजी मेरी पहली सैलरी, बेटा आज के टाइम में अगर बात करूँ ना मैं, जब डीए हमारा कितना है 55% है, तो उसके अकॉर्डिंग में ऑन एंड एवरेज निकालो ना बेटा, तो 61,000 आ जाएंगे। कितने? बोले गुरुजी 60,000। बोले हाँ बेटा 60,000। आर एस कितने? 60,000 रुपए। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा 1 से 2 तारीख तक वो बैंक अकाउंट बोलेगा टुना, वो टुना जो मैसेज आएगा वो कितने का आएगा? क्रेडिटेड का 60,000 का मैसेज आएगा आपके डब्ल्यूओ में। ठीक है, हर साल कितनी बढ़ती है? हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। 3% किसमें? सैलरी में नहीं, 3% जो हमारा इंक्रीमेंट होता है ईयरली, वो होता है हमारे बेसिक पे। जो बेसिक आपका 4200 है ना, तो 4200 को आप 3% निकाल लो, उतना हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में गुरुजी का प्रमोशन होके मैं क्या बन सकता हूँ अगर डब्ल्यूओ बन गया तो? बेटा डब्ल्यूओ से बनेगा तू एओ। अगर सही उम्र में लग गया ना, अगर बीएससी करते ही जैसे ही वैकेंसी आई और अगर जॉब आप ले लेते हो तो आप बन जाओगे, उसके बाद में एओ बनोगे। आप सीनियरिटी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। बोले गुरुजी एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऊपर कौन होता है? बोले एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऊपर होता है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर। बोले ये असिस्टेंट डायरेक्टर कहाँ पे बैठते हैं? मतलब सुपरवाइजर तो हमारे ग्राम पंचायत में बैठता है, और आपने बताया कि जो डब्ल्यूओ होता है वो हमारा पंचायत समिति में मोस्टली होता है। बोले एओर एडी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो कहाँ पे बैठते हैं? तो बेटा हमारा जो है, हर हम बोल सकते हैं ब्लॉक लेवल पे जो है हमारे एडी ऑफिस होता है, एडी ऑफिस ही बोलते हैं मेनली उसको, विस्तार निदेशालय जो है हम उसे अतिरिक्त नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पे जो है हमारे लगभग या तो 2 एओ होंगे, लगभग 2 एओ बैठते हैं, और एक एडी जो है वो वहां पे उनकी जॉब लोकेशन होती है। ठीक है, तो बोले अभी एओ की हम बात नहीं करेंगे क्या काम होता है, तो मैं बात बता रहा हूँ कि प्रमोशन होके आप क्या बन सकते हो? असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो। फिर उसके ऊपर होता है हमारा डिप्टी डायरेक्टर। ये सब जो है पोजीशन बनाई गई है, इनका अलग अलग रोल होता है। ये सब मतलब हम बोल सकते हैं जो टॉप पोजीशन में आते हैं, जो कि मेन जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना, उसमें इन्हीं का रोल होता है मेन, जो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट डायरेक्टर, और जॉइंट डायरेक्टर जो है वो जोनल बेसिस पे होते हैं। और लास्ट में जो पोस्ट होती है हमारी वो होती है एडिशनल डायरेक्टर, एडी जिसको बोल देते हैं, एडिशनल डायरेक्टर। ये फाइनल पोजीशन है। एडिशनल डायरेक्टर होता है बेटा राजा होता है, वो राजा। कौन होता है वो राजा है। मतलब अगर टॉप मोस्ट पोजीशन है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो वो है एडिशनल डायरेक्टर। इससे ऊपर फिर कमिश्नर ही होता है, कमिश्नर एग्रीकल्चर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो हमारे एग्रीकल्चर से सिलेक्ट नहीं होता। अगर राजस्थान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है तो वो है बेटा एडिशनल डायरेक्टर है। वो कौन है? एडिशनल डायरेक्टर। टोटल जितनी भी पॉलिसी हो, हमारे जो कृषि मंत्री है उनसे जितनी भी जो पॉलिसी को लेकर डिस्कस करना हो, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या किस प्रकार से हमें जो आने वाली साल के अंदर बजट बना के देना है, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील करना, जो भी हमारी सब कुछ जो देखना होता है, सबको मॉनिटर करना, वो कौन करता है? एडिशनल डायरेक्टर ही करता है। क्लियर? ये हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी अगर हम डब्ल्यूओ की बात करें। और डब्ल्यूओ में आप एडिशनल तभी बन पाओगे अगर आप डब्ल्यूओ सही उम्र में लग गए। 23 बोल सकता हूं मैं, 24 की एज में। अगर आप 23-24 साल की उम्र में अगर आप बनते हो डब्ल्यूओ, तभी जाके आप एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आप पहुंच पाओगे लास्ट डिप्टी तक या असिस्टेंट डायरेक्टर तक, केवल इतना ही। अगर आपने 30 के बाद लग रहे हो तो आप केवल असिस्टेंट बन पाओगे डायरेक्टर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप डब्ल्यूओ बनते हो तो कितना आपको पैसा मिलेगा, किस पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो, क्या हमारा एग्जामिनेशन का जो है मोड होता है। उसके अलावा आपको अगर सिलेबस जानना है, इसकी और भी जानकारी लेनी है, तो आप इसकी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अगर आपने बीएससी कर ली है और अगर आप कल को एमएससी करते हो एग्रीकल्चर में, आपको पता है एमएससी के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप राजस्थान से जो अपने 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, कौन कौन सी, जोबनेर हो गई, उदयपुर हो गई, कोटा हो गई, हमारी जोधपुर हो गई, बीकानेर हो गई, अगर आप केवल इन 5 से करना चाहते हो तो आपको एग्जामिनेशन देनी होगी हमारी जेट प्री पीजी की, इसको जेट या फिर हम जानते हैं प्री पीजी के नाम से जानते हैं। प्री पीजी की एग्जामिनेशन आपको देनी होगी, प्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ये तो आपके पास पहला ऑप्शन है। अगर आपके पास, आप अगर आउट ऑफ राजस्थान भी आप एमएससी करना चाहते हो, आपकी खुद की अपनी चॉइस है, आपकी पर्सनल सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो, तो वहां पे हमारी एग्जामिनेशन होती है आईसीएआर जेआरएफ के नाम से जिसको जानते हैं, वैसे तो इसका नाम होता है आईसीआर AIEE पीजी एग्जामिनेशन, पर आईसीआर जेआरएफ के नाम से जानते हैं। इसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी होती है, उससे जो हमारा आईसीआर जो है एनटीए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो हमने ऑलरेडी एक प्रोवाइड कर रखी है, जो वीडियो है आप वो देख सकते हो, उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आईसीआर जेआरएफ क्या होता है, कैसे एमएससी में एडमिशन मिलता है। प्री पीजी है, प्री पीजी क्या है, प्री पीजी के अंदर जो है हमारा जो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और आईसीआर जेआरएफ में केवल आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जिससे आप अपनी एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस आप जिससे करना चाहते हैं। अगर आपने एमएससी कर ली तो आप कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल होगे, एक तो एओ हो गई हमारी, और भी हम जॉब की बात करेंगे जो एमएससी के बाद में आप दे सकते हो, कौन कौन सी, पहली हम बात कर लेते हैं एओ। एओ का मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर। बोले गुरुजी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखो एओ जो होते हैं ना, जैसे सिलेक्ट होते हैं ना, उसके बाद में एओ को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो 4 तरीके से काम करता है। एओ को अलग अलग वहां पे फिर पोजीशन मिल जाती है बेटा, पोस्ट मिल जाती है अलग अलग, या तो वो क्वालिटी कंट्रोल में वहां पे मिल सकती है, हमें क्वालिटी कंट्रोल में पोस्टिंग मिल सकती है। दूसरा हमारा हो गया वहां पे हमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो हमारा, हम बोल सकते हैं जो क्रॉप साइंस बोल सकते हैं, क्रॉप साइंस जो डिवीजन है उसमें हमें मिल सकती है वहां पे पोस्टिंग, या हमें मिल सकती है आत्मा में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो होती है हमारी, ठीक है, जो विस्तार करती है टेक्नोलॉजी का, या फिर हमें वहां पे किस में जॉब मिल सकती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। देखो सबका अपना अपना अलग रोल है। आपको पता होगा, आप कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कि जो नकली खाद बेच रहे हैं कई बार उनको पकड़ते हैं हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी फर्टिलाइजर जो शॉप है उस पे जाके सैंपल ले रहे हैं, वो जांच करते हैं कि क्या कोई भी जो हमारा कोई भी शॉपकीपर है वो कहीं पे नकली सामान तो नहीं बेच रहा है। कई बार जो हमारा प्रोम जो एक हमारा जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं वो नकली कई बार पकड़ा जाता है, कई बार डीएपी नकली पकड़ा जाता है। वो सब काम है क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी कंट्रोल का सैंपल कलेक्ट करना, उसके बाद में उसको जो है लेब वगैरह में भेजते हैं, उसकी जांच होके आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। वो हो गया हमारा किसका काम हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्रॉप साइंस डिवीजन है, उनका मेन काम है जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है जो भी उसको एक्सटेंशन करना, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराना फार्मर्स के लिए, ये सब कौन देखता है, हमारा क्रॉप साइंस वाला। आत्मा वाले का भी क्या काम है, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कराना, वो भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है जिस प्रकार से जो हमारे एडी वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करना वहां पे ऑफिस वगैरह में जो है इनकी पोस्टिंग होती है। हॉर्टिकल्चर जो डिवीजन में जो एओ की पोस्टिंग होगी, उनका जो मेजर रोल होता है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम्स वगैरह है उनको प्रमोट करना, और उनको जो हमारे फार्मर्स है उनको बेनिफिशियरी पहुंचाना, वो सब किसका काम है, हॉर्टिकल्चर। और मैंने सिर्फ ये बताया आपस में भी काम करते हैं, मतलब केवल यही नहीं कि वो जिस डिवीजन में है उसके अलावा भी अगर कोई भी हमारे जो ऊपर जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर है अगर वो कुछ उनको ऑर्डर करेंगे कि ये काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ये विजिट करना है, तो वो सब भी करना होता है, ठीक है। तो एओ एक हम बोल सकते हैं कि गेजेटेड पोस्ट है। एओ के अगर आप एओ बन जाते हो, अगर आप साइन करते हो ना कहीं पे भी, जैसे कई बार अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मूल निवास बनवाते हैं, तो हमें चाहिए होता है ना कि 2 गेजेटेड ऑफिसर के साइन। तो अगर आप एओ बन जाते हो तो आपके साइन की इतनी वैल्यू होगी कि आप किसी पे साइन कर दोगे और आपकी मोहर लगा दोगे तो वो चीज वैलिड हो जाएगी, मतलब आप गेजेटेड ऑफिसर आप बन जाओगे, ठीक है। आपके साइन की बेटा वैल्यू हो जाएगी अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाओगे तो। लेकिन बेटा उसके लिए मेहनत करनी होगी बहुत ज्यादा, उसके लिए पहले एमएससी करनी होगी, उसके बाद में एग्जाम आपको क्रैक करनी होगी। तो अब समझते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, ऑफलाइन इसका मोड होता है। अभी रिसेंटली जो है 20 अप्रैल 2025 को इसका पेपर हुआ है बेटा, अभी 20 अप्रैल 2025 को इसका पेपर हुआ है, और कल ही इसका रिजल्ट आया है, कितने को, 19 मई 2025 को जो है इसका रिजल्ट आ चुका है बेटा। इस बार 1 महीने में काम कर दिया आरपीएससी में, आरपीएससी फॉर्म में अभी
आरपीएससी लगातार काम कर रही है। अभी 1 महीने के अंदर रिजल्ट पहली बार दिया है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने के अंदर आरपीएससी रिजल्ट दे दे। लेकिन इस बार जो एओ की एग्जाम करा के जिस प्रकार से रिजल्ट दिया है, लग रहा है कि पोस्टिंग भी जल्दी मिल जाएगी। मतलब आरपीएससी क्या है इस बार आरपीएससी जो है बुलेट ट्रेन बन चुकी है बेटा। ठीक है, तो तैयारी करो। चलो समझते हैं इसका ड्यूरेशन। आपको 2.5 घंटे इसके अंदर मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। सेम पैटर्न होता है इसमें भी, 150 एमसीक्यू होते हैं, 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। और वही सेम हमारा 10 क्वेश्चन है वो तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, एग्रीकल्चर के आएंगे। 110 क्वेश्चन तो क्या आएंगे हमारे एग्रीकल्चर के आएंगे। ठीक है बेटा, 110 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ गए। 40 क्वेश्चन क्या होंगे हमारे, 40 क्वेश्चन आएंगे जीके के। वही जीके में करंट भी आ सकता है बेटा, यहाँ पे वो सिलेबस दिया हुआ है पूरा आरपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे करंट जीके भी आ सकता है हमारा, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री भी आ सकती है, ज्योग्राफी भी आ सकती है, हमारा कल्चर भी आ सकता है। तो जो मेंशन्ड है हमारा सिलेबस, वहां से कुछ भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है एओ के अंदर। तो ये हो गया इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। बोले गुरुजी कितना पैसा मिलेगा? बोले बेटा पैसा की तो बौछार हो जाएगी, बट 2 साल बाद, 2 साल बाद तो टाइम पास सा ही होगा बेटा। टाइम पास सा क्यों गुरुजी, फिर भी कुछ तो मिलेगा। हाँ मिलेगा कुछ तो। कट कटा के जो है आपकी 2 साल प्रोबेशन के टाइम पे जो सैलरी होती है बेटा, वो होती है 36,067 रुपए। कितना गुरुजी? 36,067 रुपए केवल। हाँ भाई बेटा, केवल 36,000 रुपए मिलेंगे 2 साल के लिए केवल। 2 साल बाद बल्ले बल्ले फिर मजे हैं। बोले फिर क्यों? क्योंकि ग्रेड पे बेटा 5400 है इसका। कितना ग्रेड पे? 5400। अगर हम ग्रेड पे की बात करते ना, तो हाईएस्ट ग्रेड पे होता है हमारा 6,000। और 6,000 से पहले कौन सा होता है? 6,000 से पहले होता है बेटा 5400। तो सेकंड हाईएस्ट ग्रेड पे है। राजस्थान में बात करें ना, तो सेकंड हाईएस्ट ग्रेड पे इसका बेटा 5400 ग्रेड पे है हमारा। किसका? एओ का ग्रेड पे। ठीक है, तो कितनी बेसिक रेंज क्या होगी सर? बेसिक रेंज होगी 56,100 से लेके 1,77,500। क्या रेंज होगी? 1,77,500 तक होती है हमारी 56,100 से लेके। तो गुरुजी जैसे ही मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं एओ बन जाता हूँ, तो फिर कितने पैसे मिलेंगे? फिर हम बोल सकते हैं रेंज में, मैं बता सकता हूँ आपको एक्यूरेट की जगह, 95,000 से लेके बेटा, जब महीना खत्म होगा ना, 1 महीना जैसे ही, तो 1 लाख तक का, 1 लाख तेरे खाते में आ जाएंगे। कितने? 95,000 से लेके 1 लाख तक हमारी सैलरी होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। वो तो बेसिक से मतलब फर्स्ट सैलरी है आपकी। हर साल 3% इंक्रीमेंट होगा तो वो सैलरी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है गुरुजी। उसके अलावा ऊपर का पैसा बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं। जो ईमानदारी से मेहनत करके एग्रीकल्चर ऑफिसर बनता है ना, जो जानता है कि जो किसान का बेटा होता है, जो समझता है कि एग्रीकल्चर में जो हमारा किसान है वो कितना परिश्रम कर रहा है, वो कभी ऊपर के पैसे की सोचेगा भी नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं आएगी। तो ऐसी अगर गलतफहमी हो आपके दिमाग में कि गुरुजी ऊपर का पैसा कितना होता है, तो वो निकाल देना। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए काम करने वाले हो। अगर आप ऊपर का पैसा बना रहे हो, आप इस सर्विस में जाके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप जाके, तो आप किसका पैसा खा रहे हो? उस किसान का खा रहे हो, उस अन्नदाता का आप पैसा खा रहे हो, जो किसके लिए काम करता है दिन और रात। वो हमारे लिए अन्न फूड प्रोड्यूस करता है। आप उसका हक छीन रहे हो। आप अगर आप उसका हक छीनोगे, तो कहीं ना कहीं आप पैसा तो खा लोगे कुछ ऊपर का, कैसे भी करके आप, कहीं ना कहीं, लेकिन वो पैसा आपका जरूर निकलेगा बेटा, किसी ना किसी फॉर्म में। चाहे आपके वो बीमारी में फिर पैसा लगे, या किसी भी तरीके से वो पैसा लगे, वो पैसा आपका निकलेगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप सर्विस पे जा रहे हो ना, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को उस किसान का जो है अब भला करना है, उस किसान का उद्यान करना है। कहीं ना कहीं उस किसान का किसी भी प्रकार से उसकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करना है, मेरे को उसके लिए काम करना है। मेरे को ये नहीं सोचना वहां पे जाके कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। अरे आ रहा है ना बेटा 1 लाख रुपया, कम है क्या यार? 1 लाख से पेट नहीं भरता क्या? अगर 1 लाख से पेट नहीं भरता ना, तो पेट भरेगा भी नहीं आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं होता ऊपर का पैसा, सोचना भी नहीं है कभी। जो बात करते हैं ना ऊपर के पैसे की, वहां से उठ के निकल लिया करो, नहीं तो आपके दिमाग में भी गंदगी भर देंगे कि यार वो तो उसकी 1 लाख तो सैलरी है, 50,000 रुपये और कमा लेता है। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में कभी भी नहीं आनी चाहिए वो चीज। अगर आप एओ बन जाते हो तो प्रमोशन कहाँ कहाँ प्रमोट हो सकते हो। अगर आप एओ बनते हो तो आप डायरेक्टली उसके बाद में बनोगे हेरेकी के अकॉर्डिंग, मतलब एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोशन होता है हमारा, पहले मैं बता चुका हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर आप बनोगे, उसके बाद आप बन सकते हो डिप्टी डायरेक्टर, फिर आप बन सकते हो जॉइंट डायरेक्टर, और लास्ट में आप बन सकते हो एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल तो एओ जो बनता है वो लगभग एडिशनल डायरेक्टर तक पोजीशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, लगभग जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं ना, वो एओ बन जाते हैं।
एडी मतलब एओ तो है ही, वो एओ तो ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब एडी जो एडिशनल डायरेक्टर है उस पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी उम्र में लग जाते हो तो आप ज्यादा दिन के लिए एज ए एडिशनल डायरेक्टर आप सर्व करोगे। अगर आप लेट ज्वाइनिंग लेते हो, आप थोड़ा बहुत, तो अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है जब आप एओ बनते हो तब तक, तो फिर आप लास्ट में हो सकता है कि आप केवल कहाँ तक पहुंचे, आप ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी तक ही आप प्रमोट हो पाए। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन में एमएससी के बाद में जॉब, एओ हो गई। अब और हमारे पास दो जॉब है जो आपकी एमएससी के बाद में जो है आप क्रैक कर सकते हो अगर आप एमएससी करते हो। बट अब तक तो जो सभी सब्जेक्ट के लिए थी, अब आ गई सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बोले सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे? देखो बेटा, दो जॉब होती है हमारी एमएससी के बाद में, एक एआरओ, एक डबल एआरओ। बोले क्या होती है? एआरओ का मतलब एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर, और डबल एआरओ का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। बोले क्या? ऑफिसर तो है ही है, बट कौन सा ऑफिसर है ये रिसर्च वाला ऑफिसर है। देखो होता क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर हम राजस्थान की बात करें, तो उसके अंदर हम कुछ सेंटर्स बनाए हुए हैं हमारे। मेनली हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होता है जहाँ पे कि हम रिसर्च करते हैं। मतलब आईसीआर तो रिसर्च कंडक्ट करवाता है, वो तो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाता है, बट राजस्थान के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग जो है, राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है, हमारी जो भी वेराइटीज होती है, जो भी हम ग्रो करते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई टेक्नोलॉजी लेके आती है, तो उसका फिर क्या करते हैं, रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे रिसर्च करके देखते हैं। वही काम किसका होता है? हमारे एआरओ डब्ल्यू आरओ का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे डब्ल्यू आरओ की अभी मैं राजस्थान में बात करूँ ना, तो अभी वैकेंसी आई हुई है, इसकी एग्जाम नवंबर में। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट में आई है? एग्रोनॉमी में आई है बेटा। ये सभी सब्जेक्ट में नहीं आती है, मैं फिर बता दूं, ये नीड के अकॉर्डिंग है कि उनको कौन सी जो है सब्जेक्ट का जो है वहां पे स्पेशलिस्ट चाहिए। एग्रोनॉमी में आती है मोस्टली। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हमारी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है उसमें हमें देखने को मिलती है। जो हमारे प्रोटेक्शन डिवीजन है, कौन कौन से? एंटोमोलॉजी में हमें जो है डब्ल्यू आर ओ की वैकेंसी देखने को मिलती है। प्लांट पैथोलॉजी में हमें जो है अभी वैकेंसी देखने को मिली है। उसके अलावा एक और बॉटनी के अंदर भी जो है, बॉटनी जो है उसके अंदर भी एआरओ डब्ल्यू आरओ की वैकेंसी आई है। तो ऐसे करके जो है कुछ सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारी वैकेंसी आई है, और मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर एआरओ डब्ल्यू आरओ की वैकेंसी आती है। तो आप अगर क्या बनना चाहते हो, आप एआरओ बनना चाहते हो, आप डब्ल्यू आरओ बनना चाहते हो, तो आप मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट से जो है कोशिश करो, आप ट्राई करो कि आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जो हमारी बॉटनी है, इन्हीं से आप अपनी क्या हो, एमएससी कंप्लीट करो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी की। बात कर ली, रिसर्च से रिलेटेड जो है हमारा वर्क होता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? आरपीएससी बेटा। केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को छोड़ देना, तो जो सभी एग्रीकल्चर की जो एग्जाम है वो हमारी आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। ऑफलाइन इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे हमारे, सेम हमारे 150 मार्क्स होते हैं। 13 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर भी। अब इसके अंदर एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता है हमारा। इसमें जो जीके के क्वेश्चन है वो केवल हमारे कितने पूछे जाएंगे? 30। मतलब 30 तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो जीके से होंगे। बोले गुरुजी फिर 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के मतलब अगर आप एग्रोनॉमी से हो तो आपके 120 क्वेश्चन किसके आएंगे? एग्रोनॉमी के आएंगे। अगर आप सोइल साइंस से हो तो आपके 120 क्वेश्चन किससे आएंगे? सोइल साइंस के आएंगे। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं हमारे, जो 120 क्वेश्चन होते हैं ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, बोले गुरुजी मेन बात करो। बोले क्या? बोले पैसा। बोले पैसा बहुत है बेटा। कितना है? बोले 4800 जो ग्रेड पे है वो हमारी है। 4800 ग्रेड पे में आती है हमारी कौन सी जॉब? डब्ल्यू आर ओ ओनली। अगर हम बात करें, दो हमारी जॉब है, अभी एक और बताऊंगा जो 4800 में आती है। ठीक है, और 4800 ग्रेड पे में आती है। तो गुरुजी 2 साल के लिए क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं कल को डब्ल्यू आर ओ बन जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं एमएससी भी कर लेता हूँ, मान लो एग्रोनॉमी में कर ली, सोइल साइंस में, और डब्ल्यू आर ओ की वैकेंसी आई और मैं डब्ल्यू आर ओ बन गया, तो मुझे 2 साल के लिए कितनी सैलरी मिलेगी? बेटा आपको 2 साल के लिए जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 29,260 रुपए। कितने? 29,260 रुपीज आपको मिलेंगे। कितने? 2 साल के लिए, ड्यूरिंग प्रोबेशन। प्रोबेशन में 2 साल के लिए मिलेंगे। ठीक है, बोले उसके बाद में गुरुजी अगर मैं 2 साल नौकरी कर लेता हूँ फिर मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा? फिर ऑन एंड अराउंड मैं बताऊं, एवरेज लगा के बता रहा हूं मैं, 70,000 अराउंड आ रहे, 70,000 जो है आपके बैंक में जो है एक महीना होते हैं बेटा 70,000 आ जाएंगे। टुणक दे मैसेज बोल जाए लो। कितने? 70,000 का मैसेज बोल जाएगा एक महीना होते ही। अगर आप डब्ल्यू आर ओ बन जाते हो तो 2 साल बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 70,000 रुपीज। ठीक है,
और हर साल 3% जो है वो बेसिक पे में हमारा इंक्रीमेंट होगा। बोले ये तो ठीक है, पर डब्ल्यू आर ओ से मेरा प्रमोशन क्या होगा, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो डब्ल्यू आर ओ में जो है, डब्ल्यू आर ओ से बेटा तू बन जाएगा ए आर ओ। ए आर ओ मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनेगा पहले। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की ग्रेड पे होती है हमारी 5400, तो फिर 5400 के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी आपकी। फिर आप बन सकते हो डिप्टी डायरेक्टर, फिर बन सकते हो जॉइंट डायरेक्टर। बोले गुरुजी वो कहाँ गई पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर वाली? इसमें नहीं होती बेटा, इसमें दो ही पोजीशन होती है, या तो आप डिप्टी बनोगे या जॉइंट डायरेक्टर। बस जो जॉइंट डायरेक्टर है वो आगे रिपोर्ट करता है हमारा, ठीक है। आगे जो भी रिसर्च होता है वो हमारा जो भी कंसल्ट हमारा डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कमिश्नर होता है, उसको डायरेक्टली जो है हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर है वो रिपोर्ट करता है, जो भी वो रिसर्च करते हैं। यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है। बट यहाँ से एक और चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो कहीं ना कहीं और आप डब्ल्यू आर ओ से ए आर ओ से आप जो है उधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी एंट्री मार सकते हो। मतलब जैसे प्रमोशन होता है ना, तो कुछ मतलब पोजीशन आती है हमारी जिसके अंदर जो है हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और उधर फिर उसके बाद में जो हम बोल सकते हैं कि जो आगे एडिशनल डायरेक्टर भी बन सकते हैं। मतलब बहुत कम रेयर चांस होते हैं, मतलब ऐसे बहुत कम एग्जांपल है हमारे पास कि एडिशनल डायरेक्टर बनाओ कोई अगर डब्ल्यू आर ओ में सिलेक्ट हुआ है तो, ठीक है। तो ये डब्ल्यू आर ओ की जानकारी हो गई। डब्ल्यू आर ओ और आर ओ का सेम सिलेबस है बेटा, सेम सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल, ना जीके में चेंज है ना किसी और चीज में चेंज है। चेंज है केवल पैसे में और जॉब जो प्रोफाइल है उसमें। जो हम डब्ल्यू आर ओ की बात कर रहे थे वो ए आर ओ से नीचे होगा हमेशा। तो ए आर ओ क्या हो गया, उसका बॉस हो गया, किसका, डब्ल्यू आर ओ का बॉस हो गया। तो ए आर ओ के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वही सेम जो मतलब डब्ल्यू आर ओ की होती है। उसको मतलब अगर डब्ल्यू आर ओ कोई ज्वाइन कर रहा है, ए आर ओ के ए आर ओ कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो डब्ल्यू आर ओ को क्या करेगा, डब्ल्यू आर ओ उसको रिपोर्ट करेगा। वो फिर उसके बाद में जो है अपने आका मतलब डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, फिर वो जो है ज्वाइंट डायरेक्टर सर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हेरेकी होती है हमारी। इसके अलावा जो है हमारा, जैसे मैं बता रहा था ना कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो क्या लेता है, सैंपल लेता है। तो वो सैंपल कहाँ पे आएंगे, लेब के अंदर भी जो है ए आर ओ की जो है हमारी जो लेब होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेब होती है, एक लेब होती है हमारी हर ईच डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके अंदर भी क्या होता है, हमारे एआरओ की जो है वहां पे पोजीशन होती है। और उस एआरओ का क्या काम होता है, मेनली वो सॉइल साइंस जो है डिवीजन से होता है और उसका काम है मतलब वो सैंपल से उनकी जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। सेम है, जो हमारा डबल आर ओ का एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। वही सब्जेक्ट होगी हमारी, 4-5 सब्जेक्ट होती है जिसमें डबल आर ओ आता है, उसमें आर ओ भी आता है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी, जो भी हमारी होती है उनमें ए आर ओ की भी पोजीशन आती है। बोले चेंज क्या है, चेंज है पैसे में, ठीक है। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 क्वेश्चन का जो है हमारा पेपर होगा। वही 30 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे, 120 क्वेश्चन हमारे कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे। सैलरी की बात करते हैं तो जो ए आर ओ की जो ग्रेड पे है वो हमारी कितनी होती है, वो होती है 5400 ग्रेड पे। कितनी होती है, 5400। 5400 मतलब, बोले गुरुजी ये तो सेम है। हाँ, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की सैलरी होती है वो ही सैलरी होती है हमारी किसकी, सेम तनख्वाह होती है हमारे एआरओ की और एग्रीकल्चर ऑफिसर की। बोले उसका तो 56,100 से लेके 1,77,500 तक हमारा बेसिक पे था। बोले बेटा सेम ही है। बोले उनको तो 36,000 जो है 67 रुपए मिल रहे थे प्रोबेशन में, सेम मिलेंगे। जो एआरओ बनेगा उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 36,000 रुपए मिलेंगे 2 साल के लिए। उसके बाद 2 साल के बाद 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। एआरओ की कितनी सैलरी हो जाती है, 2 साल बाद अगर हम बात करते हैं 1 लाख जो है वो आपकी सैलरी हो जाए, अराउंड 90,000 से 1 लाख जो है हमारी सैलरी हो जाती है। कब, 2 साल के बाद में। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की। अब नेक्स्ट जॉब में जो है आपको और भी करना पड़ेगा कुछ, क्या, बोले अब एमएससी वाली तो जॉब खत्म हो गई। एमएससी वाली तो 3 ही जॉब है, एओ, डब्ल्यू आर ओ और एआरओ। और डब्ल्यू आर ओ एआरओ भी कुछ सब्जेक्ट के अंदर ही आती है। बोले फिर अगर आपने एमएससी कर ली और फिर आप बीएड कर लेते हो, बीएड क्या होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड तो आप सब लोग जानते हैं, जिसके लिए जो हमारा जो टेस्ट है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, जो पेट का जो टेस्ट होता है हमारा, उसके पीटीईटी का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। या फिर आजकल तो एग्रीकल्चर जो वाले हैं मतलब स्टूडेंट, वो मोस्टली हरियाणा से भी बीएड करते हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे। अगर आपको जानना है कि आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, मतलब हरियाणा से किस प्रकार से जो है, अगर आप एमएससी कर चुके हो और आप बीएड का अगर सोच रहे हो कैसे कर सकते हैं, राजस्थान से करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी आ रही है दिमाग में, जैसे वीडियो देख रहे हो ना, तो वहीं पे पहले पॉज कर दो बेटा, वीडियो को यहीं पे रोक दो और पहले जाके वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो तुरंत कमेंट सेक्शन में, आगे उसके बाद देख लेना। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, मतलब आराम करो, थोड़ा बहुत शर्म कर लो, मतलब इतना
इतने भी मतलब वो मत बनो, मतलब बिल्कुल ही क्या बोलते हैं आलसी हो रहे हो। मतलब उसको प्रेस ही तो करना है, बटन को दबा दो तुरंत जाके, इसको वीडियो को रोक के एक बार। ठीक है, बात कर लेते हैं मास्टर जी। मास्टर जी कौन बनू गए? अगर मास्टर जी बनना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? बीएड तो करनी पड़ेगी। बोले गांव में नहीं होता क्या? एक तो आ रहा है जो एक अच्छी प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसका पैकेज है 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, दोनों एक जगह आते हैं। दूसरी तरफ से आओ जाओ मास्टर जी, तो बोले मास्टर जी आगा, मास्टर जी आगा, कुर्सी लगाओ। तो वो मास्टर जी वाली जो इज्जत है वो 25 लाख वाले को नहीं मिल पा रही है आज, अगर हम समाज की बात करें। इसीलिए तो आज अच्छे अच्छे कैंपस में बैठे हुए लोग जो कि लाखों में पैसे कमा सकते हैं, 30 लाख रुपए तो उनको कोई भी एमएनसी जो है जाते ही पैसे दे देगी, वो भी क्या कर रहे हैं? मास्टर जी बनने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं अपने, दिन रात किसमें लगा रहे हैं कि मैं भी मास्टर जी बन जाऊं। क्यों? क्योंकि वो गांव में जाते हैं ना, तो जब जब वो दोनों डिफरेंस देखते हैं ना, वो डिफरेंस वो उनके दिमाग में लगता है कि यार कहीं करया, मैं तो कहीं ना करया जिंदगी माकिम। ठीक है, तो वो क्या उनके दिमाग में डायरेक्टली लगता है, तो वो भी सोचता है मैं भी मास्टर जी बनूंगा। तो मास्टर जी कैसे बनूंगा समझ लो। ठीक है, मास्टर जी बनने के लिए जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मास्टर जी का तो एक ही काम है, सुबह जाओ, अगर सर्दियों का अगर टाइम है 7 बजे जाओ और 12 बजे आ जाओ। 7 बजे जाओ बेटा, 12 बजे आ जाओ, और बच्चों के साथ साथ गर्मियों के अंदर 2 महीने की बढ़िया छुट्टी निकालो। ठीक है, और मास्टर की एक और खास बना दे, अगर आप मास्टर बन गए ना, तो मास्टर की खास बात बताऊं, मास्टर जी की खास बात जान लो। मास्टर जी से जितना, मास्टर जी से अच्छा कोई कंजूस नहीं बन सकता। मास्टर जी बनने का सबसे बड़ा फायदा है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। जो मास्टर जी सीखते हैं ना वो कोई नहीं सीख सकता। आप याद करके देख लो, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो टीचर है, 3rd ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का हो, या फिर 1st ग्रेड का हो, बताओ पैसा निकलता है क्या उसके जेब से? नहीं निकलता। मास्टर जी चाय भी दूसरे की पी के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनके स्वभाव में आ जाता है। तो मास्टर जी की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना। कौन से बच्चों को? जो 11th 12th हमारी जो सेकेंडरी जो स्कूल्स होती है, उनके अंदर एज ए 1st ग्रेड टीचर जो है वो अपॉइंट होते हैं, और वहां पे उनको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ानी होती है। ठीक है, तो ये जॉब लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, मान सकते हैं कि हम कोई गांव में भी हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई तहसील में भी हो सकती है, कहाँ पे भी हमें ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, जॉब लोकेशन वेरी करती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, थोड़ा सा इसका अलग होता है, थोड़ा लेंथी होता है बेटा। सबसे अगर एग्रीकल्चर की मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर कोई सिलेबस है ना, तो वो है हमारे मास्टर जी बनने में। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे स्ट्रीम की मैं बात करूं, आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, कॉमर्स वगैरह ले लो या कुछ भी, भाई लोग 10-10 साल लगा देते हैं 1st ग्रेड का टीचर बनने में, 10-10 साल। बट मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो और वैकेंसी आ गई, अगर आपने एमएससी बीएड कर लिया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बन सकते हो यार। नहीं है इतना कंपटीशन, सच में नहीं है, टीचर में तो नहीं है। ठीक है, बट क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी और बीएड होनी चाहिए। दो पेपर होते हैं बेटा, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होते हैं इसके अंदर। पेपर 1 में क्या आता है? जीके आता है, इंडिया और राजस्थान दोनों का जीके आता है। अब तक तो हमारी जो भी वैकेंसी थी एग्रीकल्चर की, उसमें केवल राजस्थान का जीके था बेटा, यहाँ पे हमें इंडिया का जीके भी पढ़ना होगा। जीएस जो जनरल साइंस हम बोल सकते हैं, जीएस से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस होता है वो हमें पढ़ना होता है। रीजनिंग एबिलिटी आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, प्लस मैथ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन, वो तो रीजनिंग एबिलिटी में आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का होता है। 1.5 1.5 घंटा आपको मिलता है बेटा, 90 मिनट मिलती है आपको। ठीक है, 90 मिनट हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, इसमें भी नेगेटिव जो मार्किंग है वो कितनी होगी? 1/3 होगी। नेक्स्ट पेपर होगा हमारा सेकंड पेपर, वो एग्रीकल्चर का होगा। एग्रीकल्चर के 150 क्वेश्चन होंगे, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, और 300 मार्क्स का वो पेपर होता है हमारा। कितने का होता है? 300। 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग फिर नोट डाउन कर लो, -1/3 है बेटा, -1/3 है हमारी नेगेटिव मार्किंग। बट एक चीज जो बहुत से लोगों को जिन्होंने मास्टर बनने से रोक लिया, एग्रीकल्चर तो आती थी, ठीक है, लेकिन मरवा दिया किसने? पेपर 1 ने मरवा दिया बेटा। जब तक दोनों पेपर में 40% जो मार्क्स है, 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। 40% मार्क्स तो कंपलसरी है, उसके बाद में मेरिट स्टार्ट होगी, फिर आपका कंपटीशन देखेंगे कि दूसरे से ज्यादा या कम आए। 40% अगर नहीं आ रहे हैं तो वो आपको काउंट ही नहीं करेंगे, वो पहले बार बिठा देंगे थे बनगा मास्टर। ठीक है, तो 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 150 मार्क्स कर रहे हैं हम, तो 150 का हम क्या निकाल सकते हैं? 150 का हम 40% निकाल सकते हैं, यस और नो? तो 60 हम बोल सकते हैं, 60 जो नंबर है, 150 में से 60 नंबर तो बेटा लाना बहुत जरूरी है।
60 तो आपको लाना ही होगा, 60 के बाद में तो फिर आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है, क्लियर। ओके, यहाँ पे 120 जो नंबर, 300 में से 120 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, उसके बाद में ही जो आपको काउंट किया जाएगा कि मेरिट में आपको लेना या नहीं है, उसके बाद मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होता है। बहुत वैकेंसी आने वाले टाइम में टीचर की, अभी वैकेंसी आई थी रिसेंटली, नॉट एलिजिबल ही नहीं मिले लोग, लोगों से पहला पेपर क्लियर नहीं हुआ। और इसके अंदर भी एक चीज बता दूं, पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे कि सर पहले 3 सब्जेक्ट, हाँ पहले हमारे 3 सब्जेक्ट एलिजिबल किया था स्टार्टिंग में, एग्रोनॉमी, दूसरी हमारी सब्जेक्ट जो एलिजिबल एलिजिबल थी वो हॉर्टिकल्चर, और तीसरी एलपीएम लाइव स्टॉक जो है हमारी, एलपीएम जो है एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं, केवल ये 3 सब्जेक्ट को अलाउ किया गया था। लेकिन उसके बाद में बहुत बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैं उन सभी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर के युवा साथी थे, उन सभी को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी। राजस्थान की अगर मैं दिक्कत बताऊं, अगर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीएससी किया हुआ हो चाहे एमएससी किया हुआ हो, वो अपनी बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाहता। वो यही नहीं देखता है कि यार हमारे डिपार्टमेंट में कितनी सीट खाली है, उसको वो आरटीआई नहीं लगा सकता, उसको ये नहीं मालूम कर सकता वो कि कितनी वैकेंसी जो है अभी तक हमारी नहीं फिल हुई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहा है। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि एओ की वैकेंसी केवल 50 आई है बेटा, 50 आई है एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर की, 120 आपकी डब्ल्यूओ आई है। मैं आपको बता दूं हर साल हमारा जो राजस्थान है वो एक मतलब कितने 20 से 30 हजार जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा वो जा कहाँ पे रहे हैं, वो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, वो इसलिए बढ़ रही है कि कोई है ही नहीं, सब सो रहे हैं, मतलब ही नहीं है, किसी को मतलब नहीं है कि कितनी वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट अभी तक खाली है। जाके ऊपर से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब श्रीमान जो भी किरोड़ो लाल जी जो मीणा है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, कमाल हो गया। अगर आपकी जो भी नाराजगी है, अंदर की नाराजगी है, वो अच्छी बात है, आप नाराजगी बनाए रखो, लेकिन क्यों एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर रहे हो आपके चक्कर में। उनकी वजह से बहुत सी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपकी आपसी रंजिश, आपकी पार्टी की रंजिश, आपकी पार्टी आपका इस्तीफा ले रही है नहीं ले रही है, उसकी वजह से भविष्य किसका खराब हो रहा है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट का खराब हो रहा है। इससे पहले हमारे गहलोत साहब थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 5 थी, फिर आरपीएससी के अंडर क्या हमारी कुछ कॉलेज आती है, ठीक है। तो गहलोत जी ने क्या किया कि ठीक है बड़ा नाम करना है, उनको पता है कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आते हैं वो किसान परिवार से आते हैं, तो किसान परिवार को खुश करने के लिए, किसानों को साधने के लिए, मतलब एक कम्युनिटी जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनको जो है उनको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, 29 एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दी बेटा। कितनी 29 हमारी एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दी, बिना भविष्य की एग्रीकल्चर कॉलेज, मैं बोलूंगा बिना भविष्य की एग्रीकल्चर कॉलेज है वो। अगर हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कर रहा है, अरे उससे पूछ तो लो क्या सीखा ग्रेजुएशन में, कुछ नहीं सीखा, तो भविष्य तो खराब होगा ही, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा क्या, अंधकार में तो जाएगा ही। वहां पे पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है, ओनली जो है हम बोल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो एक फिक्स्ड सैलरी पे उनको लगाया जाता है, एक लेक्चर पर लेक्चर के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते हैं। बेटा कौन पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता अच्छे से, कोई सीरियस नहीं लेता है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। उनके अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चे क्या करे बेचारे, ले लिया एडमिशन, अब क्या करे, कहीं तो एडमिशन लेना था ना। एक एक दो दो साल से जेट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई नई कॉलेज खुली है, पंचायत समिति में आप कॉलेज चला रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 2 कमरों में कॉलेज चला रहे हो जो एग्रीकल्चर, जिसके अंदर जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सीखेगा, लैब एनालिसिस नहीं करेगा, क्या सीखेगा वो 4 साल बाद, क्या क्या हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम केवल एग्रीकल्चर के अंदर भीड़ भीड़ लगा रहे हैं, भीड़। इसीलिए आज एग्रीकल्चर की कोई वैल्यू नहीं करता, आज इसीलिए एग्रीकल्चर की डिग्री की जो है कहीं पे भी हमें वैल्यू नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि स्किल्ड जो है हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो स्किल्ड नहीं है, और स्किल्ड नहीं होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, हमारी आज की सरकार जिम्मेदार है, जो कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाती है। मैं आपको बता दूं हमारे 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, अगर राजस्थान की बात करूं, उनके अंदर रेगुलरली वैकेंसी नहीं आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। कई डिपार्टमेंट्स की ये हालत है राजस्थान के अंदर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, राजस्थान में आज ये हालत है एग्रीकल्चर, जो हमारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, एक एक प्रोफेसर है, उस एक प्रोफेसर जो है 5-5 पीएचडी स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, 3-3 एमएससी स्टूडेंट को वो गाइड कर रहा है अकेला, और कोई उसके अंदर कोई कौन, वही क्लास ले रहा है, वही पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, वही हेड है, वही प्रोफेसर है, सब कुछ वही है, अकेला बंदा। कैसे होगी, क्या क्वालिटी आएगी, कहाँ से आएगी क्वालिटी। फिर हम बोलते हैं कि यार एग्रीकल्चर में एमएससी करने के बाद में भी जॉब नहीं मिल रही है, एमएससी करने के बाद में भी कोई प्राइवेट कंपनी जो है 30,000 देने के लिए राजी नहीं है। भाई कैसे राजी होगी,
आपको क्या आता है खुद के अंदर झांक के देखो। आपने एमएससी की थीसिस कहाँ से लिखवाई थी, एक बार झांक के देखो ना खुद के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया था, कितना रिसर्च किया था। आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप क्या चीज हो। और आपकी मार्केट में अगर बहम हो ना आपको, तो मार्केट में जाके एक बार कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर अपनी वैल्यू जान लेना, आपको पता चल जाएगा आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। राजस्थान का जो एग्रीकल्चर, जो ग्रेजुएट है, जो एग्रीकल्चर हमारा युवा साथी है, गलत दिशा में जा रहा है। कुछ सरकार की वजह से, खुद खुद की वजह से। एक दिन किसी का फोन आया था, कोई हमारे एक नागौर के अंदर ही, वो 29 कॉलेजों में से एक कॉलेज चल रही है, बोले यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर के जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, भाई कुछ नहीं करेंगे तो वो नशा पानी तो करेंगे ना। बोले नशा करें, नशा का कारोबार कर रहे हैं, वहां पे डोडा तस्कर बन गए। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और ये सब क्यों हो रहा है? कुछ सरकार की वजह से हो रहा है, कुछ हमारे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं देना चाहता। जो सीनियर बैठे हैं, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के बैठे रहे, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो, आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो। आप ये तो सोचो कि जो हमारे छोटे भाई बहन है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। यार थोड़ा तो उनके बारे में भी सोच लो, थोड़ा बहुत सोच लो। इतनी महंगाई चल रही है, हमारे किसान बेचारा आज खेती करने से बिल्कुल ये चाहता है, कतराता है कि यार इस खेती से कब पीछा छूटेगा। उस स्थिति में ऊपर से जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसको भी आप बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए भी कोई जॉब नहीं है, क्या होगा फिर? ऐसे ही हमारी प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, डिग्रियां बांट रही है केवल। एमएससी की डिग्री ले लो वहां पे जाके, पीएचडी की डिग्री ले लो चाहे। अरे डिग्री लेने वाले सोचो, देने वाला तो ठीक है यार, उसका तो प्रॉफिट है, वो तो आपसे पैसे ले रहा है। अरे डिग्री लेके क्या करोगे? वो जमाना गया जब डिग्री के नाम पे काम हो जाता था। अगर आप में स्किल नहीं है ना, कुछ नहीं बटने वाला है। आप मार्केट में जाओगे, आपको कोई पैसा नहीं देगा, दर दर की ठोकर खा के आ जाओगे आप। और फिर जो छोटे बच्चे हैं ना, जो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, आप उनको यही बोलोगे बेटा एग्रीकल्चर मत लेना। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आपने खुद ने जो है क्या सीखा है, उसके बेसिस पे, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपने युवा साथियों को बताओगे। तो यही चाहता हूं मैं, तो थोड़ा बहुत जागो, कम से कम कुछ लोग आगे आओ, लीड करो, मतलब आके लीड करो यार। जो मतलब सीनियर पर्सन है, कम से कम लीड करो यार। ऐसे ही कोई संगठन बनाने से काम नहीं होता। संगठन बनाने के अलावा भी जो अपने खुद के पर्सनल गोल्स है ना, उनको फुलफिल करने की जगह सच में यार एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की कोई आवाज उठाने वाला संगठन नहीं है, सच में नहीं है। कोई आना ही नहीं चाहता आगे। और कोई आगे आता है तो उसको बोल देते हैं कि यार ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। अरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो बंदा आवाज तो उठा रहा है ना, उसका साथ दो यार। उसकी चुगली करने की बजाय उसका साथ दो। फोन पे बात करना बहुत आसान है कि यार क्या कर रहा है यार, वो तो बहुत बन रहा है, वो तो अपना काम निकला रहा है। अरे जो भी कर रहा है वो अपना काम निकलाए, नहीं कर निकलाए, वो अपना नाम बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, पर वो कर तो रहा है ना। ऐसे तो सब लोग ही ऐसे ही कर रहे हैं, वो बात थोड़ी होती है। कोई नहीं, ये इमोशंस थे मेरे जो बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर लेने का सोच रहे हो ना बेटा, अगर कोई 12th में मतलब 10th क्लास के बाद में एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करने की सोच रहा है, वो ये वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। स्कोप आपको खुद को बनाना होगा। आप राजस्थान से बाहर एमएससी करने के लिए जाओ। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जा सकते हो। अगर आप में अच्छी स्किल होगी, आप आईआरआई जैसे इंस्टीट्यूट में आके यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज, ऐसी बात नहीं है, एग्रीकल्चर में बहुत है अपॉर्चुनिटीज। ये तो मैं केवल स्टेट की जॉब की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल में और भी ज्यादा जॉब है। उसके लिए भी हम कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। बट ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर कई बार हमारी परिस्थितियां होती हैं कि यार मेरे को केवल राजस्थान में ही जॉब करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमने बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि टीचर में आपको सैलरी क्या मिलेगी। मास्टर जी अगर बन जाओगे ना बेटा, 4800 ग्रेड पे है। आपको जो 44,300 से लेके 1,40,000 तक जो है, इसका हमारा क्या होता है, ये बेसिक पे रेंज होती है। 70,000 तक आपको सैलरी मिलेगी और 29,260 रुपये आपको मिलेंगे। कितने? प्रोबेशन पीरियड में केवल आपको 29,000 रुपीज ही मिलेंगे। प्रोबेशन के बाद में कितने मिलेंगे आपको? 70,000 जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब हम बात करेंगे जो हमारी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना हमारे राजस्थान की, जिनकी इंडिया के अंदर अगर आप रैंक उठा के देखोगे ना, तो आप खुद जान जाओगे कि कौन सी रैंक आ रही है, ठीक है। तो हमारी एमपीटी उदयपुर हो गई, एक यूनिवर्सिटी एमपीटी उदयपुर हो गई। एसकेएनयू जोबनेर हो गई। एसकेआरयू बीकानेर हो गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा हो गई। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर हो गई। कोटा और जोधपुर तो बाद में बनी है अभी हमारी यूनिवर्सिटी। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो हमारी एसकेआरयू बीकानेर है। उसके बाद में एमपीटी उदयपुर है, अराउंड 1999 के अराउंड हुई थी। जोबनेर जो है हमारी 2013 के अंदर यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके बाद ये जोधपुर और हमारी जो है ये कोटा हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है।
इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी क्या होती है हमारी, जो हमारी यूनिवर्सिटीज है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अब देखो उसके अंदर भी दो तरीके से स्टाफ होता है हम बोल सकते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, देखिए रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं वो तो बाहर से जो भी हमारे आरएस वगैरह जो सिलेक्ट होते हैं वहां से वो आते हैं आरपीएससी के थ्रू, ठीक है। दूसरी हमारी पोजीशन होती है कुछ टेक्निकल पोजीशन होती है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए तो हमें केवल एग्रीकल्चर के तो सिर्फ अधिकारी नहीं चाहिए होंगे ना, एग्रीकल्चर के सिर्फ स्टाफ नहीं चाहिए होगा, वहाँ पे कुछ कॉमर्स के भी होते हैं जो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं। तो हम यहाँ पे केवल हम उन्हीं की बात करेंगे जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या क्या जॉब है, ठीक है। हम 5 यूनिवर्सिटीज में होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कब इनकी जॉब आनी है, कब इनकी वैकेंसी होनी है, कब कंप्लीट होनी है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, ये मैं डिस्क्लेमर पहले लगा रहा हूँ। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, खाली भी रह सकती है वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आती है तो कौन कौन सी जॉब आती है। देखो अगर 12th एग्रीकल्चर से की है तो मैं पहले बता चुका हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो वो एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न होता है, वही हमारा ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगी हमारी, वही 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जीके हिंदी और हमारा एग्रीकल्चर की सेम पैटर्न होता है, ठीक है। सेम हमारी जो है सैलरी जो है वो भी हमारी सेम सेम होती है, 2 साल के लिए आपको 13,000 जो है 460 रुपए मिलेंगे, ठीक है। क्लियर। और मेनली अगर 12th आपकी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी क्या है, अगर एग्रीकल्चर से आपने 12th किया तो आप 12th बाद में एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने बायोलॉजी आपका बैकग्राउंड है फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो जॉब है उसके लिए आप एलिजिबल हो। सेकंड जो जॉब है बेटा वो होती है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट क्या होता है आप सबको पता है कि हमारी जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें लैब वगैरह तो होती है, अब लैब के अंदर हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंट का काम है ये हमारे जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं तो उनके असिस्टेंट का इनका काम होता है, कोई भी चाहे लैब के अंदर कोई काम हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, बच्चों को सिखाना, या फिर किसी भी प्रकार से जो एनालिसिस है जो रिसर्च भी चलता है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें तीनों चीज होती है, रिसर्च भी करना होता है उनको, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होता है और टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन भी करना होता है। तो 3 डिपार्टमेंट चलते हैं हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर साथ साथ। तो हम जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो मोस्टली जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं उसके अंदर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होती है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे है वो सेम होता है जो हमारा किसका होता है डब्ल्यूओ का होता है, टेक्निकल असिस्टेंट और टीए का, इसको टीए बोलते हैं मोस्टली, टेक्निकल असिस्टेंट टीए के नाम से जानते हैं टीए, ठीक है। 4200 हमारा जो इसका ग्रेड पे होता है, 37,800 से लेके 1,19,000 हमारा इसका बेसिक पे होता है, और स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलेगी 2 साल के लिए वो मिलेगी आपको 26,500 रुपीज, ठीक है। 2 साल बाद में आपकी सैलरी हो जाएगी अराउंड 60,000 के आसपास हो जाएगी। प्रमोशन होके आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बन जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनोगे। आपकी जो है ना आपकी सैलरी चेंज होगी पर आपको काम वही करना है, आप पहले दिन से जो काम करोगे लास्ट दिन रिटायरमेंट लोगे आपको सेम काम करना है, ठीक है। क्या करना है काम, जो भी हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह उनको असिस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है कि जैसे मैंने बताया एक्सटेंशन, तो जो एसयूज है जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है उनमें एक्सटेंशन के लिए क्या होते हैं, कुछ केवी के होते हैं जो हमारी एसयूज के अंडर में होते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में क्या होते हैं, कुछ केवी के होते हैं, कुछ हमारे रिसर्च सेंटर भी होते हैं, देखो केवी के भी होते हैं और रिसर्च सेंटर भी होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर में, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की एसएमएस की एक क्या है वैकेंसी आती है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो जॉबनेट जो है हमारी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। जैसे एग्रोनॉमी हो गया तो हमें एग्रोनॉमी का जिसकी एमएससी जो एग्रोनॉमी में है केवल वही फिल कर सकता है, अगर सोइल साइंस की आएगी तो सोइल साइंस वाला फिल कर पाएगा। एंटो में आती है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट तो वो केवल एंटो वाले के लिए है, इसमें कंप्लीट जिसने एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से की हो वो नहीं कर सकता, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट होती है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको अपनी सब्जेक्ट का नॉलेज हो, इनको पोस्टिंग मिलती है केवीके में। मोस्टली जो भी हमारी योजनाएं होती है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपना कोई भी बीज कहीं नई वेराइटी प्रोड्यूस कर रही है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की है, तो उसको जो है जहाँ पे वो केवीके होता है उनका एक एरिया होता है, उस एरिया में जो है उनको उस टेक्नोलॉजी को एक्सटेंशन करना इनका मेजर रोल होता है। उसके अलावा इनको जो है वहाँ पे जो रिसर्च ट्रायल वगैरह लगाते हैं केवीके पे, तो उन रिसर्च ट्रायल जो है उनको भी मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये रोल होता है हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का। और इनको पोस्टिंग कहाँ मिलती है, इनको पोस्टिंग मिलती है केवल केवीके पे, कृषि विज्ञान जो केंद्र होते हैं हमारे वहीं पे इनको पोस्टिंग मिलेगी। इसकी सैलरी सेम होती है हमारी जो हमारी एआरओ की होती है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस है कि इसकी जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जो सैलरी होती है वो आईसीआर का जो एसएमएस होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल में और स्टेट में सैलरी स्ट्रक्चर हमारा अलग अलग है, ठीक है। ग्रेड पे दोनों का सेम है, 5400 ग्रेड पे ही है, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब इसमें सैलरी हमें थोड़ी ज्यादा मिलती है। अगर हम एओ के कंपेरिजन में बात करें तो इसमें जो अलाउंस मिलेंगे ना हमें, वो अलाउंस भी ज्यादा मिलेंगे हमारे हमें
टीए भी ज़्यादा मिलेगा, डीए भी ज़्यादा मिलेगा, एचआरए भी ज़्यादा मिलेगा। इसकी वजह से ओवरऑल जो सैलरी है ना वो एसएमएस की कंपेरेटिवली क्या होती है, एओ वगैरह से ज़्यादा होती है हमारी। एओ और एआरओ से क्या होगी इसकी, एआरओ और एओ से क्या होगी हमारी सैलरी एसएमएस की ज़्यादा होगी। ठीक है, 5400 ग्रेड पे होता है। 2 साल के लिए जो है केवल हमें मिलेंगे कितने, 39,000, मतलब 40,000 रुपये जो है हमें मिलते हैं कितने, 2 साल के लिए। तो प्रोबेशन पीरियड में जो है अराउंड 40,000 में बोल सकता हूँ, विदाउट डिडक्शन जो है 40,000, इसमें भी कुछ डिडक्ट होके थोड़ा इससे भी कमी अमाउंट मिलता है हमारा। ठीक है, 2 साल के बाद में क्या होगा, हमारी अराउंड 1 लाख हो जाएगी हमारी सैलरी, 1 लाख से भी ऊपर ऊपर हो जाएगी हमारी जो सैलरी है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, वो 2 साल बाद में प्रोबेशन के बाद में 1 लाख हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ सबसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब की बात करूंगा मैं, जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, जो टॉप मोस्ट जॉब है। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर सिलेक्ट किया है, अगर आप एग्रीकल्चर में आए हो तो 2 जॉब ही टॉप मोस्ट है। अगर राजस्थान की मैं बात करूँ एसयूज में, तो वो है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर। कौन सी है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सहायक आचार्य जिसको बोलते हैं ना, जो हमें, आप भी अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो अभी, या आप पढ़ोगे कल को जाते हो कहीं पे भी सिलेक्शन लेके, तो आपको कौन पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे बेटा जो वहाँ पे कौन है, वहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, वही आपकी क्लासेस लेंगे। अब रोल क्या क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का रोल है सबसे बड़ा रोल तो कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार करना, अपने आप में तो सबसे बड़ा रोल तो यही है। अब वो रोल, अपना रोल भूल जाते हैं वो अलग चीज है, बट उनका रोल होना चाहिए कि हम आने वाली जो पीढ़ी ऐसी तैयार करें जो कि एग्रीकल्चर को लीड करेगी। सब कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर इन्हीं के हाथ में है। आपको पता होगा अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हो, कोई मास्टर जी है जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों का काम है जिनको नॉलेज नहीं होता है ना, आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे तो जो बताऊंगा वो तो मैं तरीका वो तो बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाती है यूनिवर्सिटी, बट कैसे बनते हैं वो आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग सुनते भी है। कहीं पे फेयर भी होता है, कहीं पे वैसे भी होता है, देखो हम क्या बताएं उसके बारे में। ठीक है, ज्यादा हम बोल नहीं सकते। तो सर हाँ, इसका मैं सॉरी सॉरी मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का बता दूं, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम समझ लेते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। वो तो मैंने बताया नहीं था एसएमएस का सिलेक्शन बेटा कैसे होता है। सिलेक्शन ऐसे होता है हमारा एपी और दोनों का, एक फॉर्म निकलता है हमारा, और फॉर्म के अंदर जो है हमें वो फॉर्म फिल करना होता है। एमएससी इनकी एलिजिबिलिटी है, एमएससी नेट इसकी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सब्जेक्ट में एमएससी होनी चाहिए, और उससे आपका जो नेट है एएसआर भी नेट वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या है, स्कोर कार्ड बनता है हमारा, ये हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग परफॉर्मा है। कैसे, आपके 12th में कितनी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आपकी जो है 10th की परसेंटेज भी मैटर करती है इसमें, बीएससी में कितनी परसेंटेज बनी थी वो मैटर करती है, एमएससी में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो मैटर करती है। एपी के लिए तो पीएचडी का भी एक ऑप्शन होता है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपकी उसमें कितनी परसेंटेज बनी थी उससे मल्टीप्लाई होता है, तो पीएचडी करने का एडवांटेज मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। एसएमएस में नहीं मिलता, एसएमएस में जो है स्कोर कार्ड में होता नहीं है पीएचडी का। ठीक है, उसके बाद में आपके कितने, क्योंकि एमएससी में रिसर्च करते हैं तो आप लोगों को पता है कि थीसिस वगैरह लिखनी होती है, रिसर्च पेपर, कितने आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, कितने आपके आर्टिकल पब्लिश्ड है, कितने आपके जो बुक चैप्टर पब्लिश है, कितनी आपकी बुक्स पब्लिश्ड है, क्या आप जब बीएससी के दौरान एनसीसी में थे आप, क्या आपने एनएसएस चूज कर रखा था, क्या आपका जेआरएफ हुआ है कहीं पे, क्या आपका एसआरएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब जो है उससे क्या बनता है, स्कोर कार्ड बनता है, जो कि हमने कंप्लीट डिटेल में बात की थी जब हमने एक पॉडकास्ट की थी, जो हमारे सियाराम जी साहब है उनका सिलेक्शन हुआ था एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका हुआ था सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो हमारी आरपीसीआईयू है राजेंद्र प्रसाद, उसमें हुआ था। लेकिन पैटर्न सेम होता है, वो तो मतलब हमने बात की थी किस प्रकार से जो है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, उसके लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो क्या क्या जो है स्कोर कार्ड कैसे बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको बीएससी में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, एमएससी में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट हमने डिटेल डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, और आपको जानना है उसके बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर मुझे बता दो, मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, मैं किन चीजों पे फोकस करूँ ताकि मेरे को कल को एपी बनने में दिक्कत ना आए, मैं टॉप कर जाऊँ। ठीक है बेटा, बेटा वहाँ पे गोल्ड मेडल की भी इज्जत होती है, गोल्ड मेडल के अलग मार्क्स होते हैं, एमएससी में गोल्ड मेडल उसके अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, और एक और रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, मतलब वो अलग रिक्वायरमेंट है। क्लियर, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है बेटा। इंटरव्यू साक्षात्कार, आप सब लोग जानते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से होता है हमारे एसयूज के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू जहाँ पे भी आ जाता है वहां पे मतलब नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप अपना स्कोर कार्ड इतना बना लो कि आपको जो है इंटरव्यूअर भी है वो मिनिमम मार्क्स भी दे तो भी आपका सिलेक्शन हो, तो वो हो सकता है अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप जाग जाओगे, आप समझ जाओगे मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो तब पॉसिबल है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। बेटा ग्रेड पे 6000, अब तक नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे जॉब है हमारी, हाईएस्ट पे ग्रेड जॉब है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर, 6000। 2 साल तो कम ही मिलते हैं, 2 साल तो टाइम पास ही होता है। प्रोफेसर बन गए बस यही नाम होता है, लेकिन 2 साल तक तो काम ही चलता है। 2 साल तो मिलते हैं केवल 42,500। कितने? 42,500। और ये भी कटकटा के 40,000 रुपए जो है जेब में डाल पाते हो आप। कितने? केवल 40,000 रुपए। तो इसीलिए कभी कभी नहीं बोलते कि हम थोड़ा मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए फिर भी यार मोटरसाइकिल से आ रहा है बाइक। भाई 40,000 ही मिल रहे हैं, उसको माया नहीं मिल रही यार 2 साल के लिए। तो 2 साल बाद ये सैलरी हमारी 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000 के आसपास हो जाती है। और नेट कट कटा के लाख से तो ऊपर ही आती है, मतलब 1 लाख से तो ऊपर आती है कन्फर्म। फिर बढ़ती रहती है हमारी। फिर प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट में, एसोसिएट से प्रोफेसर बन जाते हैं। कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं, जिनका अच्छा नाम होता है, जिनकी अच्छी जानकारी होती है, वो लास्ट में डीन डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। इसके अंदर ये इसके जो है रेखी होती है हमारे। लास्ट इसमें डीन बन पाते हैं, जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं, रिसर्च के जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन के बन जाते हैं। ये हमारा इसका लास्ट प्रमोशन है। लास्ट प्रमोशन होके जॉइंट डायरेक्टर बन सकते हैं। जो डीन आप देखते हो वो असिस्टेंट प्रोफेसर से ही ज्वाइन किए थे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने बात कर ली असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो बेटा ये थी हमारी सारी जॉब, A to Z बात की है इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। A to Z एक एक जॉब को एकदम खोल के रख दिया। कितना पैसा मिल रहा है प्रोबेशन में, कितना पैसा मिलेगा, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। अभी भी आपके कोई डाउट है, अभी भी कोई आपके डाउट है, बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आपको जो है उसका रिप्लाई मिलेगा। आपके एक भी डाउट नहीं छूटेगा, क्योंकि आप देख रहे हो IRI वाला। यहाँ पे जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है, कंप्लीट रिसर्च के साथ मिलती है, कोई फेक जानकारी नहीं मिलती किसी प्रकार का जो है। विदाउट ऑथेंटिक सोर्स हम कहीं पे भी कोई भी हम बात बच्चों को नहीं बताते हैं। जब हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होता है, हमने जो ये वीडियो बनाया ना बेटा कंप्लीट रिसर्च करके, इसमें 4 दिन बने हैं, 4 दिन कंप्लीट रिसर्च करने में। एक एक सुपरवाइजर से मैंने बात की, एक एक एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात की है मैंने, एक एक से, ताकि मैं उस जॉब के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकूं कि एक्यूरेटली रोल जो मैं बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि उसको पता रहे कि मैं इस जॉब के लिए फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट जो है रिसर्च किया है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आईराई वाला को, तो बेटा सब्सक्राइब कर लो इसको। अरे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वो जो घंटी है ना, कौन सी, ये जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने मत भूल जाना। बेल आइकन को तुरंत दबा दो इसको बेटा। और लाइक जो बटन है अपना, लाइक बटन दबा दो। अब लाइक बटन दबाने से बोले गुरुजी क्या होता है, अब क्या लाइक लाइक बोलने लगे आप भी, उनकी तरह बोलने लगे जो पहले हम कुछ भी वीडियो देखते हैं। बेटा आपके लाइक दबाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लाइक दबाओगे तो उससे हमें ये फायदा होगा कि ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी मिल पाएगी यार। आप नहीं चाहते क्या कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट आज जागरूक हो, उसको पता हो कि कौन कौन सी जॉब्स है, ताकि वो कम से कम सही डायरेक्शन में चले यार। हमारा देश जो है हमारा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। फाइनली किसान को फायदा होना चाहिए, एक ही लक्ष्य है यहाँ पे हमारा। किसान को कैसे फायदा होगा? जब आप लोग पढ़ोगे, आपको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, आपको क्वालिटी जो मेंटर मिलेगा, आपको जो सच्चाई बताने वाला का कोई टीचर मिलेगा, सच्चाई बताने वाला आपका बड़ा भाई मिलेगा, तब जाकर तो आपके दिमाग के जो घोड़े हैं, जो नसें हैं, वो खुलेगी ना। तब जाके आप चीज को समझ पाओगे ना। तो लाइक करो आप इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी जो जानकारी कंप्लीट जानकारी मिल सके, जो बी एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, उनको पता चले कि राजस्थान में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इसके अलावा हमारा बेटा इंस्टाग्राम पे भी पेज है अपना IRI वाला के नाम से। ठीक है, 36,000 आप जैसे ही छोटे भाई बड़े भाई जो हमारे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे प्यार बना रहता है उनका। ठीक है, तो इसको 36,000 संख्या को भी अब बढ़ाओ बेटा। ठीक है, अब बढ़ाने का टाइम आ गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा IRI वाला टेलीग्राम चैनल। वहां पे क्या मिलेगा गुरुजी? वहां पे जो एग्जाम बताइए ना मैंने जितने भी, उनके ओरिएंटेड, उनके रिलेटेड जो है आपको क्विज मिलेंगे। वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज मिलेंगे। वहां पे डेली क्विज होते हैं, वहां पे क्वेश्चन होते हैं, आपको आपको जानकारी मिलेगी। वहां पे हम जो हमारी क्लास वगैरह होती है, जो भी ऑनलाइन उनकी PPT PDF जो है हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। क्वालिटी जो हमारा कंटेंट होता है वहाँ पे, कोई भी नोटिफिकेशन होता है उसकी ऑथेंटिक जानकारी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे जो है, दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई से भी, 9953077737 और 9953077738। आपका कोई सजेशन हो बेटा किसी भी प्रकार का, हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, या कुछ भी, या देश के युवाओं के लिए, या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो 2 मिनट का टाइम निकाल के वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर कोई उसको पढ़ता है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चेंज आए। अगर आप उन्हीं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जिनकी मैंने बात की है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
अगर आप में लिखने की हिम्मत है, मेरी अगर बोलने की हिम्मत है, जो सिस्टम में आज चल रहा है, तो आप में भी वो लिखने की हिम्मत होनी चाहिए जो आप देख पा रहे हो जो हो रहा है। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ, मैं रोहितास दूधवाल लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए IRI वाला और सदैव काम करते रहिए किसानों के लिए। जय जवान जय किसान।